हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 76 के बारे में। अगर हम भाग 76 के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि भाग 75 तक तो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग इन जे श्रृंखलाओं का आनंद लीजिए और इससे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन जे श्रृंखलाओं के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितनी भी व्याख्याएँ की जाती हैं, वो आपको प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन जे श्रृंखलाओं का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, आप देखेंगे कि यूपी-आरओ 2024 का जो एग्ज़ाम फरवरी माह में होने वाला है उसके लिए, और यूपी पीसीएस 2024 का जो मार्च माह में होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो लोग यूपी-आरओ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जा रहा है, तो वो लोग इन जे श्रृंखलाओं से नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन नोट्स इनके जितने भी प्रश्न हैं वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 76 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है इस शब्द का हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न आपको 100% गलत होगा। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, एक तरफ नाभिकीय संयुक्त शक्ति संयंत्र दिया गया है और उसके बाद राज्य का नाम दिया गया है। तो आप लोगों को देखना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रावत भाटा राजस्थान, कैगा महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो कैगा राष्ट्रीय नाभिकीय शक्ति संयंत्र है ये आपका कर्नाटक राज्य में है, न कि महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। कैगा नाभिकीय शक्ति संयंत्र ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, और महाराष्ट्र में जो है वो है आपका तारापुर। क्या है? तारापुर नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी प्रश्न बनते हैं और मिलान करने के लिए तो पूछेगा ही। ज़्यादातर मिलान करने के लिए ही प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह से राज्य दे देगा, नाभिकीय शक्ति संयंत्र दे देगा, कोयले की खदान दे देगा, या फिर परमाणु जल विद्युत दे देगा, या तो फिर उसके बाद आपको बहुउद्देशीय परियोजनाएं या बांधों से संबंधित प्रश्न मिलान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहें और नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, बायोगैस हो गया। तो आप जानते हैं कि जो ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत माने जाते हैं वो आपके कौन से होते हैं? पेट्रोलियम होता है, परमाणु ऊर्जा होता है, प्राकृतिक गैस होता है, जिसको गैर नवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें बायोगैस जो है आपका व्यावसायिक स्रोत नहीं है। ठीक है, व्यावसायिक स्रोत से आप लोग इस तरह समझ लीजिए कि जिसका हम लोग उपयोग तो करते हैं लेकिन आयात नहीं किया जा सकता उसका। ठीक है, तो इस तरह से जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो आपके व्यावसायिक स्रोत में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे बायोगैस हो गया, तो बायोगैस का जो प्रयोग है वो आपके घरेलू में है। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल में है। तो ग्रासरूट लेवल में और डोमेस्टिक लेवल में जो चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा सिर्फ उसी क्षेत्र में, उसी घर के पार्टिकुलर विशेष रूप से प्रयोग किया जाएगा, तो उसका व्यवसाय कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं? तो क्योंकि बायोगैस का निर्माण किया जाता है, आप देखेंगे कि अवशिष्ट पदार्थों से, गाय के गोबर से, मलमूत्र से, इस प्रकार से बायोगैस का निर्माण किया जाता है, तो अब उसका व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसको व्यावसायिक स्रोत में नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि गैर नवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं गैर नवीकरणीय और परंपरागत स्रोत, और परंपरागत ऊर्जा लिख देते हैं, परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? पहले तो आप लोग पेट्रोलियम लिखिए, पेट्रोलियम
परमाणु प्राकृतिक गैस ठीक है। और फिर इसके बाद कोयला। ये आपके नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है कि यह किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत है, नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय है। तो अब आप लोग नोट डाउन करिए कि नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, तो नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा। तो ये किस प्रकार से का ऊर्जा होगा? ये आपका व्यावसायिक ऊर्जा नहीं होगा, परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं? सौर ऊर्जा, सौर आता है, पवन आता है। इसके बाद ऊर्जा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आएगा। ठीक है, फिर अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा आएंगे, अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा। इस तरह के ऊर्जा क्या आते हैं? कंपोस्ट खाद में आते हैं, बायोगैस में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद भूतापीय एवं ज्वारीय, भूतापीय और ज्वारीय। ठीक है, और फिर उसके बाद लघु जल विद्युत, फिर उसके बाद बायोमास। और एक नाम और नोट डाउन कर लीजिए, वुडी। वुडी एक संयंत्र होता है, इसके बारे में थोड़ा एक बार चेक करिएगा कि किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, वुडी के बारे में। तो ये सारे जो हैं आपके नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, परंपरागत और गैर परंपरागत, व्यावसायिक और अव्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है, हमेशा ध्यान दीजिए। और आप लोगों को बताना है, एक तरफ जगह का नाम दिया है, दूसरे तरफ उद्योग के बारे में दिया गया है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोरबा उर्वरक उद्योग, गुरुग्राम मोटर गाड़ी उद्योग, मुरी एल्यूमिनियम उद्योग, विशाखापट्टनम पोत निर्माण उद्योग। तो इसमें से अगर आप लोगों को एक के बारे में तो पता होना ही चाहिए कि विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का, और वहाँ पर पोत निर्माण का उद्योग होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का सही सुमेलित होगा। बाकी तीन में आप लोगों को देखना है कि कौन सा, क्योंकि इतना तो पता ही होगा कि विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह क्षेत्र है, और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। तो इतना पता होगा तो आप लोगों को सिर्फ तीन ही में खोजना होगा। तो गुरुग्राम, आप जानते हैं कि गुरुग्राम जो है, गुड़गांव जिसे बोला जाता है, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इंडस्ट्रियल एरिया है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मोटर गाड़ी उद्योग होना ही चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे और थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आप लोगों को आंसर भी मिलता चला जाएगा। तो गुरुग्राम भी हो गया, तो वहाँ पर भी ये सही सुमेलित होगा। तो सिर्फ आप लोगों को दो ही चीज़ तो बचे, कोरबा और मुरी। ठीक है, कोरबा में उर्वरक है, एल्यूमिनियम में उद्योग है, मुरी में। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो अब इसको भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करते रहें। और आप देखते हैं कि कोरबा में आप देखेंगे कि वहाँ पर उर्वरक उद्योग नहीं है, कोरबा में एल्यूमिनियम उद्योग है। ठीक है, तो आप लोग लोकेशन आप लोग नोट डाउन करते रहें, लोकेशन भी आप लिखते रहें किस राज्य में पड़ता है, वो आप लोगों के लिए सही होगा। तो हम कोरबा पे यहाँ पे लिखते हैं, कोरबा में आपका एल्यूमिनियम उद्योग है। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग। और उर्वरक उद्योग जो है आपका, ये है आपका पनकी में। पनकी जो प्रसिद्ध है, उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक उद्योग।
ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इनके लोकेशन और राज्य के बारे में लिखिए कि कहाँ पर है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर भी वहाँ पर आप लोग बताइए। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्या आवश्यक नहीं है? माध्यम। ठीक है, माध्यम आवश्यक नहीं है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा यह पूछा जा रहा है कि किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है कि वो अपना, उसको बोला जा सकता है कि चल नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे कि ध्वनि है, ध्वनि का सबसे ज़्यादा जो वेग होगा वो कहाँ पर होगा, यानी कि उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे कि वायु हो गया, धूलकण हो गया, वायुमंडल हो गया, तो उस प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। कौन सा है? वो है विकिरण। ठीक है, विकिरण के लिए आपको वहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं और आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन फलों को पकने में सहायक है। ठीक है, अगर सहायक नहीं है अगर दे दे तो आप इस तरह के प्रश्न पर लोग ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकता है अगर नेगेटिव वर्ड दे दिया तो। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादातर प्रश्न जो हैं आपके दोनों ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, बहुत रेयर में ही एक ऑप्शन गलत बनाएगा, लेकिन बाकी दोनों ऑप्शन सही होते हैं। अगर दोनों ऑप्शन सही हैं और नेगेटिव में है प्रश्न, तो मान लीजिए कि ऑप्शन डी होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पूछ दे कि निम्न में से कौन फलों को पकने में सहायक नहीं है, तो दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इस तरह से तो यहाँ पर एथिलीन और इथेफान जो है ये आपके दोनों फलों को पकने में सहायक है। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं शब्द देता है कि फलों को पकने में सहायक नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हो जाएगा, क्योंकि ए व बी दोनों नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से भी ये भी अपना आपका दो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फलों के पकने में सहायक दिया है तो यहाँ पर ए व बी दोनों होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आप लोगों के होते हैं, और आप लोग इस तरह से प्रश्न करने में अभ्यस्त हो जाएं और इस प्रश्नों को इस तरह के एकदम समझने की कोशिश कीजिए और ध्यानपूर्वक किसी भी प्रश्न को पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, हड़बड़ी दड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करें तो ही अच्छा है, नहीं तो हर एक प्रश्न आप लोगों का गलत होते चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विटामिन मानव शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं होता कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन सी जो है मानव शरीर में भंडारित नहीं होता है, क्योंकि यह यूरिन के माध्यम से तुरंत बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोग नोट डाउन करिए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन है। ठीक है, तो मुद्रा एवं वित्तीय मामले में सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन है? नाबार्ड है, भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, ICICI बैंक है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो सरकार का वित्तीय सहायता प्रदान करता है, मुद्रा एवं बैंकिंग की कार्य करता है, वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक इसको बोला जाता है, इसको बैंकों का बैंक बोला जाता है, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। आप लोगों को ये बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और किस अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप लोग नोट डाउन करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर आप लोग बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कि कब स्थापना हुआ था, कौन सा अधिनियम था। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नरसिम्हन समिति का संबंध है PV नरसिम्हा राव। ठीक है, तो नरसिम्हन समिति का जो संबंध किससे है? उच्च शिक्षा सुधारों से है, बैंकिंग संरचना सुधारों से है, कर रचना सुधारों से है, नियोजन क्रियान्वयन सुधारों से है। ठीक है, तो नरसिम्हन समिति का जो संबंध आप देखेंगे कि बैंकिंग सुधार से संबंधित है, और यह समिति बनी थी अगस्त 1991 में। ठीक है, नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था अगस्त 1991 में, और अगस्त 1991 में जो भारत के वित्त मंत्री हैं वो यहाँ के डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री के सलाह पर वहाँ पर नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था, जो बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें और फैक्ट अपना
एकदम कैलकुलेट करते रहें और एकदम नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति है, ठीक है। तो मौद्रिक नीति क्या होता है? राजकोषीय नीति के विपरीत राजकोषीय नीति का पूरक, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक एवं साख नीतियों का प्रबंधन किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा एक पॉलिसी अपनाई जाती है जिसे बोला जाता है मौद्रिक एवं साख नीतियाँ। और इसका क्यों अपनाई जाती है? मौद्रिक एवं साख नीतियाँ। और ये इन नीतियों का निर्माण क्यों किया जाता है? बाज़ार में महंगाई को नियंत्रण करने के लिए। बाज़ार में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए। हम तो अब बोलचाल की भाषा महंगाई का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसको बोला जाता है मुद्रास्फीति, ठीक है। इकोनॉमिक्स के भाषा में, इकोनॉमी की भाषा में मुद्रास्फीति का जो मतलब होता है वो महंगाई होता है। चलिए हम इसको यहाँ पर वो भी लिख देते हैं नीचे, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, ठीक है। तो मुद्रास्फीति का जो संबंध है आपका महंगाई से है। और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय है मौद्रिक नीतियाँ, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय जो होती है मौद्रिक नीति कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझते रहें, नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं है? सरकारिया आयोग, ठीक है। तो वी शंकर, के हनुमंतैया, डॉक्टर एस आर सेन या ओ वी अलगेसन, ठीक है। तो इसमें कौन सदस्य नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का अगर सदस्य नहीं है का अगर पूछा जाए तो वी शंकर और के हनुमंतैया और ओ वी अलगेसन, ये तीनों लोग इसके सदस्य नहीं थे। तो ये तीनों लोग भी, ठीक है, तो ये तीनों लोग जो हैं आपके सरकारी आयोग के सदस्य हैं। सरकारी आयोग में सिर्फ 3 ही लोग हैं ही, ठीक है। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए कि 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधार करने के लिए, केंद्र संबंधों में सुधार करने के लिए तथा उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए 1983 में न्यायमूर्ति, ठीक है, न्यायमूर्ति कौन है? सरकारिया, इनका नाम है आर एस सरकारिया, आर एस सरकारिया, ठीक है, आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में, आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे सरकारिया आयोग बोला गया था, ठीक है। अध्यक्षता में समिति गठित की गई, समिति गठित की गई, ठीक है। इसमें 3 सदस्य, इसके अन्य सदस्य, यहाँ पे लिखिए, इसके अन्य सदस्य जो हैं बी शिवरामन, नोट डाउन कर लीजिए, बी शिवरामन और डॉक्टर एस आर सेन, डॉक्टर एस आर सेन, ये आपके सदस्य थे। और इस समिति में ने आप देखेंगे कि 1983 में तो गठित हुई थी और 1988 में अपनी रिपोर्ट दी। कब दी? जनवरी 1988 में, जनवरी 1988 में रिपोर्ट दी, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या था? इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट में कुल 19 अध्याय, इस रिपोर्ट में 19 अध्याय
और कुल आपके 247 अनुशंसाएँ थीं। 247 अनुशंसा, ठीक है। तो 247 अनुशंसा थी। तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करिए कि सरकारिया आयोग के जो सदस्य हैं वो हैं आपके एच.एस. सरकारिया हो गए, आर.एस. सरकारिया हो गए, जो न्यायमूर्ति उसमें न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि न्यायाधीश रहे थे तो उसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और सदस्य जो थे बी शिवरामन और डॉक्टर एस.आर. सेन, ठीक है, एस.आर. सेन थे, ठीक है। और इस समिति ने जनवरी 1988 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और 19 अध्याय 247 अनुशंसाएँ इसमें थे इस रिपोर्ट में। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। और ये केंद्र राज्य संबंधों को सुधार करने के लिए और समन्वय स्थापित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनिदेशित करता है, ठीक है। यानी कि राज्य सरकार को कृषि पर आय लेने के लिए कौन आज्ञा प्रदान करता है, वो आपका भारत का संविधान। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अब देखेंगे कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, जिसमें राज्य सूची है, फिर उसके बाद केंद्र सूची है, फिर उसके बाद समवर्ती सूची वहाँ पर देखने को मिलती है। तो राज्य सूची में प्रविष्टि 46, ठीक है, कौन कौन अधिकार प्रदान करता है। राज्य सूची की प्रविष्टि 46, प्रविष्टि 46, ठीक है, राज्य सरकार को कृषि पर आयकर समनिदेशित करता है, ठीक है। ये भारतीय संविधान की बातें की जा रही है, भारतीय संविधान करता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 274, संविधान का अनुच्छेद 274। ये 2 चीज़ें जो हैं राज्य सरकार को कृषि पर आयकर लेने के लिए वहाँ पर प्रावधान करते हैं, समनिदेशित करते हैं। भारतीय संविधान की बात की जा रही है। और अनुच्छेद 274 में कहा गया है के तहत कि आयकर या ऐसे कराधान, ठीक है, कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 274 और राज्य सूची की प्रविष्टि 46 के तहत राज्य सरकार जो है कृषि पर आयकर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। इसीलिए राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समनिदेशित कर सकता है, भारत का संविधान, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए। और अनुच्छेद और अनुसूचियाँ और सूचियाँ जो हैं उसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, ठीक है। किसकी बात किया जा रहा है, वित्तीय विवाद, यानी कि वित्त संबंधी जो विवाद है केंद्र व राज्यों के मध्य में वो निपटारे हेतु उसको निपटाने के लिए या उस विवाद को सुलझाने के लिए कौन सी मुख्य एजेंसी भारत में कार्य करती है, वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। और कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, अनुच्छेद नोट डाउन करते रहें और चीज़ें समझते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, हमेशा नेगेटिव वर्डों का ध्यान दीजिए। और एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ उनकी राजधानियों का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पल्लव के कांची, पांड्य मदुरै, काकतीय अहमदनगर, यादव देवगिरी। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में भी पूछता है मिलान करने के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत से संबंधित है। कांची के पल्लव आप लोग सुने होंगे, मदुरै के पांड्य सुने होंगे, देवगिरी के यादव सुने होंगे और वारंगल के काकतीय सुने होंगे, ठीक है। तो यानी कि काकतीय जो है आपका ये अहमदनगर से संबंधित नहीं है, काकतीय वंश जो है आपका वारंगल से संबंधित है। कहाँ से, वारंगल से, ठीक है, वारंगल से। और अहमदनगर में कौन सा है, अहमदनगर में देखेंगे कि निजाम शाही राजवंश है, निजाम शाही जो है कहाँ से है, अहमदनगर से, ठीक है। अहमदनगर आपका यहाँ आप देखेंगे कि बीजापुर, गोलकुंडा
और अहमदनगर, ये 3 राज्य हैं दक्कन वाले क्षेत्र में। ठीक है, आंध्र प्रदेश दक्कन वाले क्षेत्र में। तो इस तरह से राजधानी आप लोग नोट डाउन करिए। इस तरह के प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड और मिलान करने के लिए ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि होयसल वंश की राजधानी थी। होयसल, तो आप लोग सुने होंगे कांची के पल्लव, मदुरै के पांड, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकती, द्वार समुद्र के होयसल। तो ये सबके सारे जो हैं आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं। ठीक है, तो द्वार समुद्र के होयसल जो बोला जाता है, तो द्वार समुद्र जो है होयसल वंश की राजधानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए कि बीजापुर में कौन सा राज्य था। बीजापुर, और देखेंगे कि ये दक्कन वाले क्षेत्र हैं, और बीजापुर में जो शासन था आदिल शाही। ठीक है, आदिल शाही। ठीक, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। गोलकुंडा में आप देखेंगे, गोलकुंडा ये दक्कन वाले क्षेत्र हैं सब। ठीक है, तो यानी कि दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर हिंदू शाही वंश भी है और आपके इस्लाम शाही भी वहाँ पर हैं। ठीक है, तो गोलकुंडा में कौन से हैं, यहाँ गोलकुंडा में है कुतुब शाही। और जौनपुर में कौन लोग हैं, जौनपुर में आप देखेंगे कि शर्की शाही वंश है, शर्की शाही वंश है। तो इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, और इस तरह से प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किताब ए नौरस किस राजवंश से संबंधित है। ठीक है, किताब ए नौरस जो है किस राजवंश से संबंधित है, वो आपके आदिल शाही वंश से संबंधित है, क्योंकि किताब ए नौरस जो है इब्राहिम आदिल शाह के जीवन को समर्पित किया गया है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझिए। और आदिल शाही वंश कहाँ पे था, ये था आपका बीजापुर में। बीजापुर में आदिल शाही वंश है। कुतुब शाही वंश आपका है, आप देखेंगे कि गोलकुंडा में है। निज़ाम शाही आपका देखिए कि अहमदनगर में है निज़ाम शाही वंश, और शर्की शाही आप तो जानते हैं कि जौनपुर में है। ठीक है, तो किताब ए नौरस जो है संबंधित है आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय से, जो आदिल शाही वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए और नोट्स बनाते रहिए। और देखेंगे कि यह प्रश्न जो था आपके इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। 3 जीएस श्रृंखलाओं का आप आनंद लीजिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन के नोट्स के जो सफलता की पहली सीढ़ी है वो आपके नोट्स से ही मानी जाती है। और इन जीएस श्रृंखलाओं का जो संबंध है, देखेंगे कि प्रत्येक एग्जाम में इनके प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो क्योंकि इन जीएस श्रृंखला का निर्माण ही इस प्रकार से किया जाता है कि हर एक एग्ज़ाम के प्रश्नों को मिलाकर अपने अनुभव के आधार पर जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उन प्रश्नों का संकलन जो है इसी जीएस श्रृंखला में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन जीएस श्रृंखलाओं का आप लोग नोट बनाते रहें, व्याख्याओं को लिखते रहें, जिससे आप लोगों का जो नोट्स बेहतरीन तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, और हर एक चीज़ को एकदम विधिवत तरीके से पढ़िए, समझिए और सोचिए। चिंतन मनन करना बहुत ज़रूरी है, और चिंतन मनन करते रहिए, तो इस तरह से आप लोगों का नोट्स और पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा, जीएस श्रृंखला पसंद आती होगी, आप लोग नोट्स बनाते होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करेंगे। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।